एवरीवन, आइए पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का पार्ट 3 बाय विवेक त्रिपाठी ओनली ऑन लेट्स क्रैक लॉ। तो आइए समझते हैं कौन कौन से टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हम समझेंगे थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फॉल्ट थ्योरी, म्यूचुअल कंसर्न थ्योरी और ब्रेक डाउन थ्योरी। इसी के साथ हम सेक्शन 13 पढ़ेंगे। सेक्शन 13 पढ़ने के साथ साथ हम समझेंगे कि कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन पे हम डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जुडिशियल सेपरेशन, जो कि सेक्शन 10 बताता है, और जुडिशियल सेपरेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस। और आपको यह भी बताऊंगा कि हम ये भी समझेंगे कि जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में डिफरेंस क्या है। शुरू करते हैं पहला स्लाइड। थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स में पहला सब टॉपिक है फॉल्ट थ्योरी। सो फॉल्ट थ्योरी बेसिकली ये थ्योरी इंप्लाई करता है कि वन पार्टी शुड बी गिल्टी एंड वन पार्टी शुड बी इनोसेंट, यानी एक गिल्टी हो और एक इनोसेंट हो। और साथ ही साथ इस थ्योरी में एक स्पाउस ने कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया है और दूसरा पार्टी उस पार्टी के ऑफेंस कमिट करने के बेसिस पे डाइवोर्स सीक कर रहा है। और वो ग्राउंड्स बहुत सारे हो सकते हैं जिन पे एक पार्टी दूसरे पार्टी का गिल्ट कोर्ट के सामने साबित कर सकता है और डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। वो ग्राउंड्स अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो सारे ग्राउंड्स अभी हम आगे अपने थर्ड सब टॉपिक में समझेंगे, जहां पे सेक्शन 13 जब हम पढ़ेंगे और उसमें ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे अडल्ट्री एक आपका ग्राउंड हो सकता है, डिजर्शन एक ग्राउंड हो सकता है, क्रुएलिटी ग्राउंड हो सकता है, रेप हो सकता है, सोडोमी, बीस्टैलिटी, ये सारे अलग अलग ग्राउंड्स हैं जो आगे हम हमारे सेक्शन 13 के ग्राउंड्स पढ़ते वक्त कवर करेंगे। तो उस बेसिस पे ये फॉल्ट थ्योरी एप्लीकेबल होती है, यानी एक पार्टी गिल्टी है और दूसरी पार्टी इनोसेंट है, तो इनोसेंट पार्टी जो अग्रीव पार्टी भी है वो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है, सीक कर सकती है। इसी में इंग्लिश लॉ की एक अपनी फिलॉसफी थी। इंग्लिश लॉ ने एक अपना डॉक्ट्रिन डेवलप किया था जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ री इंक्रीमेशन। इसमें अगर दोनों ही पार्टी गिल्टी हैं तो वो दोनों में से कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी को गिल्ट साबित करके डाइवोर्स नहीं ले सकता, बिकॉज दोनों ही फॉल्ट पे हैं। तो अगर आपको फॉल्ट थ्योरी पे डाइवोर्स लेना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वन पार्टी इज गिल्टी एंड द अदर वन इज इनोसेंट, एंड द इनोसेंट पर्सन which is aggrieved also can seek divorce on the basis of the grounds presented in front of the court. इसी के साथ हम समझते हैं कंसर्न थ्योरी। कंसर्न थ्योरी बेसिकली अगर हम बात करें तो ये म्यूचुअल कंसर्न की बात कर रहा है, जहां पे दोनों पार्टीज अपने कंसर्न के साथ डाइवोर्स ले सकती हैं। तो अगर हम समझते हैं कि रिलेशन ऐसे हो गए कि जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ को ये महसूस हो रहा है कि अब हमारे रिश्ते में कोई ऐसी बेस नहीं बचा है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं बचा है जिसके लिए हम मैरिज को आगे ले जा सके, हमारे लड़ाई झगड़े या हमारे डिफरेंसेस इतने बढ़ गए हैं, तो इट्स बेटर कि हम दोनों इस मैरिज को एक फुल स्टॉप लगाएं, और फुल स्टॉप लगाने के साथ हम दोनों अपनी लाइफ को अपने अपने तरीके से जीना शुरू करें। तो उस तरह में अगर दोनों पार्टीज अग्री करते हैं तो वो दोनों म्यूचुअली कंसर्न के साथ म्यूचुअल कंसर्न के डाइवोर्स ले सकते हैं, और कोर्ट को अगर लेजिट ग्राउंड्स लगते हैं तो कोर्ट इन्हें ग्रांट कर देता है। तो वो बहुत वेराइटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं, वो पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, एंड पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। इसी के साथ अगर हम और अगर आगे देखना चाहें तो कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जो पार्टीज को अलाउ करती हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए। तो जैसे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 13B है, जो कि बात करता है कि अगर आपने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर लिविंग सेपरेट फॉर 1 ईयर और मोर, देन इट कैन ऑल्सो बिकम अ ग्राउंड फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स। उसी तरीके से आप आगे भी प्रोविजन देख सकते हैं और अपने आगे वाले एग्जाम्स के लिए इन्हें पढ़ सकते हैं और सेव कर सकते हैं। थर्ड ग्राउंड है ब्रेक डाउन थ्योरी भी बोलते हैं इसे, या इररिट्रेबल ब्रेक डाउन थ्योरी ऑफ मैरिज भी है। बेसिकली इसमें अब मैरिज में बचाने लायक कुछ भी नहीं बचा है। सो इसका जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि दिस डाइवोर्स मस्ट बी गिवन वेयर सिचुएशन इज सच दैट देयर इज नो रीजनेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग टुगेदर अगेन। सो बेसिकली अब मैरिज क्या है, एक यूनियन है हस्बैंड एंड वाइफ का फॉर द होल लाइफ, बट इट मे हैपन दैट देयर रिलेशन माइट स्ट्रेन, उनके रिलेशन में कुछ खटास आ जाए या उनके रिलेशन में अनबन होने लगे और वो इस कदर हो जाए कि अब उसे कोई भी रिजॉल्व नहीं कर सकता, या वो आपस में भी उसे रिजॉल्व नहीं कर सकते। उनका पार्ट होना, अलग होना ही एक ओनली सोल्यूशन है। तो उस केस में ये वाली थ्योरी एप्लीकेबल होती है। और इस तीन थ्योरीज के बाद ही हम पढ़ेंगे डाइवोर्स को। सो बेसिकली अगर आप हिंदू लॉ की बात करें तो हिंदू मैरिज जब सेक्रामेंटल थी बिफोर द एडवेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, तो उसके पहले हिंदू मैरिजेस में डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था।
बट जब से हिंदू लॉ कोडिफाई हुआ है 1955 के बाद, तो ये डाइवोर्स का प्रोविजन हमने इंग्लिश लॉ से हमारे यहाँ पे कॉपी किया है, हमने उनसे टेक अवे किया है हमारे इस हिंदू मैरिज एक्ट में। और इसी वजह से आज हम अगर हिंदू मैरिज का नेचर, जैसे हमने पहले की स्लाइड्स में डिस्कस किया कि नाउ हिंदू मैरिजेस आर नो मोर सेक्रामेंटल, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेक्रामेंटल और कॉन्ट्रैक्चुअल, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो डाइवोर्स आप देख सकते हो एक वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से, जिसका डाइवोटम था, जिसका मतलब होता है टू सेपरेट। और इसमें दो ग्राउंड्स हैं कि पार्टीज कब डाइवोर्स ले सकते हैं या डाइवोर्स के लिए कब फाइल कर सकते हैं, और दूसरा ग्राउंड ये बताता है कि वो राइट टाइम क्या होगा कि जब दोनों पार्टीज जिन्होंने डाइवोर्स ले लिया है, सीख कर लिया है कोर्ट से, कोर्ट ने ग्रांट भी कर दिया, तो व्हाट इज द राइट टाइम आफ्टर द ग्रांटिंग ऑफ डाइवोर्स कि वो कब शादी कर सकें। तो ये दोनों के लिए सेक्शन 14 और 15 हमें पढ़ना पड़ेगा। अब इसी के साथ हम आगे अगर बढ़े तो लेट्स सी कि व्हाट आर दी रेमेडीज अवेलेबल फॉर द डाइवोर्स। क्या ग्राउंड्स हैं, क्या रेमेडीज हैं जिन बेसिस पे कोई भी पार्टी या ओनली वाइफ हमारे डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। तो अगर हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 की बात करें तो इसमें ये जो ग्राउंड्स दिए हैं ये दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों को अवेलेबल है। तो ये ग्राउंड्स हैं अडल्ट्री, क्रुएलिटी, डेजर्शन, कन्वर्जन, वेनिरल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, मेंटल डिसऑर्डर, रेनेंसिएशन और या डेड प्रिज्यूम हो जाना किसी आइदर ऑफ द पार्टी का। तो ये जो ग्राउंड्स हैं ये दोनों ही पार्टी को अवेलेबल है, और कोई भी आइदर ऑफ द पार्टी कोर्ट के सामने अगर ये ग्राउंड्स प्रूव कर लेता है एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, तो कोर्ट उन्हें सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के तहत डाइवोर्स ग्रांट कर देता है। उसी के साथ सेक्शन 13 का एक सबसे पार्ट और भी है जो है की है 13(1)(a), जो दो और ग्राउंड्स ऐड करता है कि जहां पे आइदर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी एक ये ग्राउंड अगर कोर्ट के सामने प्रूव करता है तो भी ये डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है इन ग्राउंड्स पे। और वो ग्राउंड्स ये हैं, मैंने आप सबको याद होगा, हम सभी ने पढ़ा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जो कि सेक्शन 9 में है। तो मान लेते हैं कि फिर से मैं आपको अगर याद दिला दूं तो उसमें यही था कि एक पार्टी अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ के चला जाता है विदाउट गिविंग एनी वैलिड रीजन, और वो परमानेंटली उस मैट्रिमोनियल होम को छोड़ देता है। तो जो अग्रीव पार्टी है वो क्या करता है, कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप उसे वापस बोलिए कि आए वो मैट्रिमोनियल होम में, और म्यूचुअली हम लोग अपनी ड्यूटीज वापस शुरू करें। तो मान लेते हैं कि कोर्ट ने ग्रांट कर दिया ऑर्डर उस पर्सन के खिलाफ जिसने सोसाइटी विदाउट एनी रीजन छोड़ दिया। अब वो ऑर्डर ग्रांट करने के बाद भी कोर्ट ने बोला कि भाई तुम आओ, तुमने क्यों सोसाइटीज की छोड़ी है और विदाउट एनी कोई रीजन भी नहीं है तुम्हारे पास, तो इट्स बेटर यू कम एंड फुलफिल योर मैरिटल ऑब्लिगेशंस। कोर्ट के ऑर्डर करने के बावजूद भी जिस पर्सन ने सोसाइटी छोड़ी थी वो वापस नहीं आता है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर। तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसे कोर्ट को रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज आप उसे बुलाइए, मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड को मेरे पास वापस बुलाइए, वो अग्रीव पार्टी कोर्ट में ये ग्राउंड दिखा के, ये प्रूफ करके कि भैया देखिए आपने जब से ऑर्डर किया, योर लॉर्डशिप आपने जब से ऑर्डर किया तब से लेके आज 1 साल के ऊपर का दिन हो गया, वो पार्टी वापस नहीं आया, दैट पार्टी इज नॉट फुलफिलिंग हिज मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस, सो प्लीज ग्रांट मी डाइवोर्स। तो कोर्ट उस बेसिस पे भी आपको ग्रांट कर देता है डाइवोर्स। सो ये बेसिकली क्या है, नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर दिस पासिंग ऑफ दिस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। और इसी तरीके से जब हम आगे सेक्शन 10 पढ़ेंगे जो कि जुडिशियल सेपरेशन है, तो जुडिशियल सेपरेशन के केस में भी ये है कि कोर्ट ने जब आपको जुडिशियली सेपरेट कर दिया और वहां पे भी दोनों पार्टीज 1 साल या 1 साल से ज्यादा हो चुका है इनको अलग रहते हुए, और उन दोनों में कोई भी म्यूचुअल सेटलमेंट नहीं हुआ, दोनों वापस एक साथ रहने नहीं आए, तो वहां पे भी एक ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स के लिए, और कोई भी आइदर द पार्टी हस्बैंड और वाइफ कोर्ट के सामने ग्राउंड्स प्रूव करके डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। सो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर और मोर आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन। तो हमने ये दो ग्राउंड्स और पढ़ लिए, जो दोनों ग्राउंड्स हस्बैंड और वाइफ दोनों को एप्लीकेबल है या दोनों ही उसके लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 की, जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, यानी सिर्फ वाइफ क्लेम कर सकती है और वो ग्राउंड्स प्रूव कर सकती है अगेंस्ट हर हस्बैंड, और जैसे ही वो इन ग्राउंड्स को प्रूव करती है, कोर्ट सेटिस्फाई होता है, तो कोर्ट वाइफ को डाइवोर्स ग्रांट करवा देता है। तो वो ग्राउंड्स क्या है कि अगर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो आप सभी को याद है जब हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, तो अगर किसी हस्बैंड ने 2 शादियां कर ली तो फर्स्ट वाइफ
बाइगैमी का ऑफेंस तो नहीं लगा सकती, लेकिन वो अडल्ट्री के ग्राउंड पे अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती है। तो पहला ग्राउंड यहाँ पे वाइफ को अवेलेबल ये होता है। दूसरा, अगर वाइफ ने कोर्ट के सामने ये प्रूव कर दिया कि उसका जो हस्बैंड है या उसका जो पति है वो रेप, बिस्टैलिटी या सोडोमी का गिल्टी है, तो उस बेसिस पे भी कोर्ट अगर सेटिस्फाई है विद द रिक्वायर्ड एविडेंसेस एंड द प्रेजेंटेड स्टेटमेंट्स, तो वहां पे भी कोर्ट उसे, वाइफ को, डाइवोर्स ग्रांट करवा देता है। थर्ड ग्राउंड जो कि वाइफ के पास ही अवेलेबल है, अगर वाइफ ये प्रूव कर दे कि जो मेंटेनेंस डिक्री पास हुई थी सेक्शन 125 सीआरपीसी, और अगर अभी की हम बात करें तो सेक्शन 106 ऑफ बीएनएसएस, दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या सेक्शन 18 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, और उस ये प्रूव करने के बाद बता दें कि जैसे ये कोर्ट ने मेंटेनेंस ग्रांट किया तो वहां से लेके 1 साल तक कोई भी कोहैबिटेशन हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं हुआ, या कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ, दे डिड नॉट स्टार्टेड लिविंग राइट आफ्टर द मेंटेनेंस, तो वो भी वाइफ के पास एक ग्राउंड है। अगर वो प्रूव कर देती है तो उस बेसिस पे भी कोर्ट उसे डाइवोर्स ग्रांट कर देता है। साथ ही साथ एक ग्राउंड और है कि अगर वाइफ ये प्रूव करती है कोर्ट में कि भाई उसकी शादी 15 साल से कम में हुई थी, और जैसे ही वो 15 की टर्न होती है और 18 टर्न होने से पहले उसने अपनी मैरिज को खत्म कर दिया, तो भी उस बेसिस पे कोर्ट वाइफ को डाइवोर्स ग्रांट कर देती है। तो ये हो गए वाइफ को, सिर्फ स्पेसिफिक वाइफ को मिलने वाले ग्राउंड्स। और इसी के साथ हम पढ़ते हैं म्यूचुअल कंसर्न के बेसिस पे सेक्शन 13 बी बात करता है, जो कि किसी भी वजह से हो सकता है, दोनों पार्टीज अगर एक जैसे सिमिलर रीजंस को लेके आ रही हैं और ये कोर्ट को प्रूफ करती हैं, ये बताती हैं कि भाई ये ग्राउंड्स हैं जिसकी वजह से हम दोनों का रहना मुश्किल है और हम दोनों साथ में नहीं रह सकते और हम दोनों ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अलग अलग सेपरेट अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई है तो फिर कोर्ट वहां पे म्यूचुअल कंसेंट बेसिस पे भी अंडर सेक्शन 13 भी दोनों पार्टीज को डाइवोर्स ग्रांट कर देता है। अब आप ये पढ़ सकते हैं, अडल्ट्री और क्रुएलिटी के कुछ केसेस हैं। तो अर्लियर अडल्ट्री वाज अ क्राइम, कि अगर कोई भी स्पाउस, इस जनरली मेल्स के लिए था कि अगर हस्बैंड किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, तो अर्लियर बिफोर 2018 वो क्राइम था। लेकिन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 2018 में, जिसके बाद से अडल्ट्री इज नो मोर अ क्राइम, इट इज ओनली अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, यानी वो सिर्फ डाइवोर्स का ग्राउंड बचा है, उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल पेनाल्टी या पनिशमेंट हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं हो सकती। उसी तरीके से अगर आप देखें क्रुएलिटी के लिए, तो क्रुएलिटी जो कि एक ग्राउंड है अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सो उसमें सबसे लैंडमार्क केस है दास्ताने वर्सेस दास्ताने। तो आप चाहें तो इस स्लाइड पे पॉज करके ये केस को पढ़ सकते हैं और ग्राउंड समझ सकते हैं। नाउ अब बढ़ते हैं जुडिशियल सेपरेशन पे, जो कि सेक्शन 10 है। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बताऊंगा कि अभी एक तरफ हम डाइवोर्स की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 13 बेसिकली बात करता है, सेक्शन 13 ग्राउंड्स बताता है और उन ग्राउंड्स पे आप डाइवोर्स लेते हैं, और एक टर्म है जुडिशियल सेपरेशन। तो दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क दोनों में यह है कि डाइवोर्स मिलने पे या डाइवोर्स मांगने पे आपकी मैरिज पे आप फुल स्टॉप लगाने जा रहे हो, यानी फुल्ली उसको वेव ऑफ कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो। लेकिन जब जुडिशियल सेपरेशन होता है तो मैरिज खत्म नहीं होती है, मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं होती है, मैरिज स्टिल काउंट की जाती है इन द आइज ऑफ द लॉ। बट आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन कोर्ट आप दोनों पार्टीज को फ्री कर देता है कि आप दोनों पार्टीज बाउंड नहीं है अपनी कोई भी मैरिटल ऑब्लिगेशन करने के लिए। आफ्टर जुडिशियल सेपरेशन आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं और अकेले रह के अपना टेस्ट चेंज करके सिंगल रह के सोच सकते हैं कि क्या आप लोगों में जो डिफरेंसेस हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। अगर सॉल्व हो सकते हैं तो विद इन 1 ईयर आप दोनों एक साथ वापस रहना शुरू कर सकते हैं, और अगर नहीं सॉल्व होते हैं और 1 साल के ऊपर का टाइम पीरियड जा सकता है, तो उसमें आइदर ऑफ द पार्टी या दोनों पार्टी कोर्ट में अप्रूव कर सकते हैं कि भाई देखिए हम लोग जुडिशियल सेपरेशन हमारा लेट्स सपोज मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर 2025 को हुआ और आज हो गई है 1 अक्टूबर 2026 और हम दोनों के बीच में कोई भी रेजोल्यूशन नहीं निकला, हम लोग नहीं समझ पा रहे कि हम दोनों साथ में कैसे रहेंगे, तो कोर्ट इस बेसिस पे भी उस जुडिशियल सेपरेशन को कन्वर्ट कर सकता है डाइवोर्स में। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन डज नॉट पुट एंड टू द मैरिज, और इसका रियल पर्पस ये है कि दोनों पार्टीज को सेपरेट किया जाए, अलग किया जाए,
और उनको मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस या जो उनकी ड्यूटीज़ हैं एक दूसरे के प्रति उस पर स्टे लगाया जाए, सो दैट वो दोनों पार्टीज़ अपने आप को और अच्छे से समझ सकें, अपने टेस्ट को समझ सकें, अपनी लाइफ को फिर से अच्छे से जी सकें और समझ सकें कि कहाँ पे वो गलत थे या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है या कैसे वो इस रिश्ते को वापस जान दे सकते हैं, कैसे इस रिश्ते को वापस वो ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट लाइन फिर वही जो मैंने कहा कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ जुडिशियल सेपरेशन अगर कोई भी रेजोल्यूशन दोनों पार्टीज के बीच में नहीं निकलता तो वही एक ग्राउंड बन जाएगा फाइनली उस मैरिज को जुडिशियल सेपरेशन से डाइवोर्स में कन्वर्ट करने के लिए या मैरिज पे फुल स्टॉप लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो ये सेक्शन 10 है, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बेयर एक्ट लेके बैठिए और इसको साथ साथ पढ़िए। जो मैंने आपको बोला है वो उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन ही है, तो यू विल नॉट बी फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम वंस यू हियर माय लेक्चर। और अब लास्ट टॉपिक जो आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ। मेंटेनेंस हिंदू लॉ में दो सेक्शंस में प्रोवाइड की जाती है, एक सेक्शन 24 में और एक सेक्शन 25 में। जो सेक्शन 24 का मेंटेनेंस है उसे हम पेंडेंटे लाइट भी कहते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पेंडेंटे लाइट क्या है या ये इंटरिम मेंटेनेंस क्या है। तो ड्यूरिंग द ट्रायल फेज जो मेंटेनेंस ग्रांट की जाती है उसे इंटरिम मेंटेनेंस कहते हैं, यानी इन बिटवीन दी लिटिगेशन या इन बिटवीन दी ट्रायल जो मेंटेनेंस दी जाती है, जिससे एक पार्टी अपने प्रोसीडिंग्स के खर्चे, लॉयर्स के खर्चे, कोर्ट के एक्सपेंसेस, पेपर फाइलिंग या जो भी है खर्चे उसको मीट आउट कर सके। तो बिकॉज पहले के टाइम में ऐसा होता था कि जनरली ऐसा होता था कि वाइफ होम मेकर होती थी और हस्बैंड वाज द ओनली पर्सन जो अर्निंग पर्सन होता था, मेंबर होता था। तो अब मान लेते हैं कि ये उन लोगों के बीच में डाइवोर्स चल रहा है और जब डाइवोर्स होता है तो दोनों पार्टीज के अपने अपने लॉयर्स होते हैं, अपनी पिटिशन, अपना लाइवलीहुड मेंटेन करने की जिम्मेदारी आती है। तो हस्बैंड तो भाई फाइनेंशियली वेल ऑफ था, हस्बैंड अपने आप को मेंटेन कर ले रहा था, बट वाइफ नहीं कर पा रही थी। और इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए कोर्ट ने सोचा कि भाई अब हस्बैंड की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जनरली हस्बैंड ही बोल रहे हैं हम, क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में, अर्लियर पैट्रियार्कल सोसाइटी में यही होता था कि आदमी काम करते थे और औरतें घर संभालती थी और बेसिकली उन्हें होम मेकर ही कहा जाता था। तो वो उनकी कोई फाइनेंशियल अर्निंग नहीं होती थी, इसलिए हस्बैंड को ही बाउंड किया जाता था कि भाई आप वाइफ को भी पैसे दीजिए सो दैट वो अपनी ये जो आपका डाइवोर्स का प्रोसीडिंग चल रहा है, केस चल रहा है, उसमें भी वो अपने आप को मेंटेन कर सके, अपना खर्चा निकाल सके और अपने जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं कोर्ट में आने जाने के वो सारे वो मीट आउट कर सके। तो इसी को हम बोलते हैं मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट, जिसका मतलब है कि मेंटेनेंस पेंडिंग लिटिगेशन, और दूसरा एक और नाम है इंटरिम मेंटेनेंस। ये सेक्शन 24 ग्रांट करता है। तो अगर हम सेक्शन को पढ़ें, सिर्फ सेक्शन को पढ़ें, तो सेक्शन काफ़ी जेंडर न्यूट्रल है। यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया गया है कि हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं मांग सकता वाइफ से या सिर्फ वाइफ ही हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगेगी, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी चली आ रही है उसमें होता यही आ रहा था कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम मेल्स वर द पर्सन, या मेल्स ही ऐसे थे जो कि फाइनेंशियली वेल ऑफ थे या वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे बाहर और पैसे कमा रहे थे, और वाइफ घर संभाल रही थी। तो उस हिसाब से इंडियन लॉज में हम सिर्फ हस्बैंड को ही या कोर्ट हस्बैंड को ही डायरेक्ट करती थी कि आप वाइफ को मेंटेनेंस दीजिए, बट ये जो सेक्शन है ये खुद में जेंडर न्यूट्रल है। ये आइदर दोनों लोगों को एलिजिबल बनाता है कि अगर दोनों में से किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, जो कोर्ट एक्सपेंसेस मीट नहीं कर सकता, तो जिस पार्टी की कंडीशन अच्छी है हस्बैंड या वाइफ में से, वो दूसरे पार्टी को मदद करेगा मेंटेनेंस के फॉर्म में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिटिगेशन। तो आप जब आप इसे पॉज करके पढ़ेंगे तो उसकी लीगल लैंग्वेज आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो ये पढ़ लीजिए, जो भी रीजनेबल अमाउंट होगा डिपेंडिंग अपॉन द इनकम ऑफ द पिटिशनर एंड द रिस्पॉन्डेंट, दोनों की इनकम देखी जाएगी, दोनों का कितना असेट है, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, उनकी क्या इनकम है, उस बेसिस पे ही कोर्ट मेंटेनेंस का एक अमाउंट सेट करती है और एक पार्टी से दूसरे पार्टी को दिलवाती है। ये कब होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लिटिगेशन। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट स्लाइड पढ़ेंगे जो बात करता है परमानेंट मेंटेनेंस, यानी परमानेंट मेंटेनेंस तब मिल रहा है जब आपकी जो भी लिटिगेशन या जो भी केस चल रहा था वो खत्म हो गया है, उसके केस के उपरांत या उस केस के बाद जो मेंटेनेंस अलाउ होगी, जो कोर्ट ग्रांट करेगा, उसको नाम दिया जाता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि एलिमनी और मेंटेनेंस में डिफरेंस क्या है। तो एलिमनी मनी की अगर हम बात करें तो ये जनरली एक लमसम अमाउंट है। लमसम अमाउंट मतलब अगर मैं बोलूँ
कि भैया आप ना एक काम करो, मुझे हर महीने 10,000 देने के बजाय आप एक बार में ही मुझे 10 लाख रुपए दे दो और हर महीने मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो गया लमसम अमाउंट, जो कि एलिमनी हो गया। लेकिन अगर मैं वहीं पे कहूँ कि नहीं भाई मुझे कोई लमसम अमाउंट नहीं चाहिए, जब तक आप जीवित हैं तब तक मुझे हर महीने 10,000 रुपए दीजिए, यानी जो मंथली पेमेंट हो रही है, पीरियोडिक पेमेंट हो रही है, वो मेंटेनेंस, और जहां पे लमसम एक बार में एक मुश्त पैसा दे दिया जा रहा है उसे एलिमनी कहते हैं। तो सेक्शन 25 कहता है कि यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करती है एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द डिक्री, जब कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर या जजमेंट दे रही होती है किसी केस में, तो उस समय कोर्ट ऑर्डर कर रही होती है कि भाई देखिए अब आपको ग्रॉस इतना सम एज अ मंथली देना पड़ेगा या पीरियोडिकली देना पड़ेगा, और इसे तब तक आप देंगे जब तक आप जीवित हैं। आपके जीने तक ही आप ये पैसा देते रहेंगे या देंगे। सो ये यहाँ पे भी जब ये मनी डिसाइड होती है या परमानेंट एलिमनी मेंटेनेंस डिसाइड होती है, तो ये भी पिटिशनर और रिस्पोंडेंट की दोनों की प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करने के बाद, उनकी इनकम सोर्सेज, उनकी लाइबिलिटीज़ को देखते हुए, सब कुछ नजर रखते हुए, फिर कोर्ट एक रीजनेबल अमाउंट डिसाइड करती है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि ये विद ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है परमानेंट एल्यूमिनियम मेंटेनेंस का, ये विद इन दी टाइम, आगे फ्यूचर में कोई चीज़ें चेंज हो रही है, इनकम बढ़ रही है या एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों की वजह से इन्हें मॉडिफाई या ख़त्म या चेंज भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी सर्कमस्टांसेस। एंड if the party in whose favor the order is passed gets remarried or has a sexual intercourse out of wedlock, then the order may be modified or rescinded. और अगर इसमें यह भी कंडीशन डाल दी गई थी उस समय कि अगर जिस पार्टी को मेंटेनेंस दी जा रही है वो पार्टी अगर दोबारा किसी से शादी कर ले या किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी और थर्ड पर्सन के साथ, तो ये एक ग्राउंड बन सकता है इस मेंटेनेंस या इस एलिमनी को कर्टेल करने का, कम करने का, इसको चेंज करने का, या पूरी तरीके से वेव ऑफ या ख़त्म करने का। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं आज का हमारा हिंदू लॉ का, हिंदू मैरिज एक्ट 1925 का ये पूरा लेक्चर, जिसे मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड किया था। ये कंटेंट स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है आईएससी और सीबीएसई बोर्ड के 11th और 12th के लीगल स्टडीज सब्जेक्ट के लिए, और साथ ही साथ ये सारे कंटेंट लॉ स्टूडेंट्स या बाकी जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, यूजीसी नेट, ये उसके लिए भी आपको हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Let's Crack Law for more such videos, and please share me your feedback. It really helps me. Thank you.